तो ये सब आपको जब मालूम है, इतना जानकारी है आपके पास, तो फाइल करिए ना दोबारा केस। फिर वही बात कर रहे हैं आप, इतनी जानकारी है कि पूर्णेश मोदी के खिलाफ नहीं था, मोदी जी के खिलाफ नहीं था, तो करिए ना। हाँ आबा जी वो जवाब दीजिए कि तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन कैसे शुरू हो गया। अभी इन्होंने कहा हर्षप्रीत जी ने कि ये तो गलत है। आप जो कह रहे थे, नहीं इमीडिएट, हाँ जी बताएं। नहीं, देखिए इमीडिएट सस्पेंशन होता है। 2013 तक कानून फर्क था कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा हो तो आपको सस्पेंड किया जाता था, लेकिन 3 महीने का समय दिया जाता था अपील फाइल करने का। और अगर अपील फाइल हो गई तो उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता था, एमएलए एमपी वो चलता रहता था जब तक कन्विक्शन ना हो। लेकिन लिली थॉमस वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके बाद ये कानून बदल दिया गया और ये हुआ कि जैसे ही आपको 2 साल का कन्विक्शन होगा, आप उसी दिन से सस्पेंड हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन को मैंडेट किया गया कि 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना होगा। तो जो राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया जिस तेजी से, वो तेजी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन जी जी अबे जी बिल्कुल वो क्लियर हो गया था। ये तो इसलिए इसको नहीं कह सकते। स्वयं जो हर्षप्रीत जो है वकील है, उसके बावजूद पब्लिक में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। सर इतना कानून हमने भी पढ़ा है। इमीडिएटली होता, द मूवमेंट यू प्रोनाउंस द जजमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट्स। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप भी वकील हैं, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। लेकिन हर्षवर्धन आप कुछ इंटरव्यू करें, छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद अग्निहोत्री जी के पास जाना मुझे। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। नीरज जी ये बताइए, मुझे बड़ा हंसी भी आ रही है और बड़ा लग रहा है कि देश अब एकदम उलट जाएगा। अभी प्रमोद तिवारी जी ने कहा था कि अरे गांधी परिवार को सजा सुनाने का तो कानून ही अलग होना चाहिए। तो इस मानसिकता को आप समझिए, ये मानसिकता इस वक्त एकदम से डिस्टर्ब चल रही है। कौन दोबारा मानसिक तौर पर सब गड़बड़ा गए हैं। अब सोचिए जज भी यही बन जाएंगे। अरे भाई मैं जज की कुर्सी पर हूं और जिस न्यायालय में हूं मेरा विशेषाधिकार है। मैं थोड़ी ना तय करूंगा दूसरे का विशेषाधिकार। कोई कहेगा कि आपने इतना क्यों फैसला सुना दिया, कोई कहेगा क्यों नहीं सुनाया। अभी मैं प्रयागराज में हूं, आज आजीवन कारावास सुनाया गया अतीक अहमद को। अभी तक तो अपहरण में आजीवन कारावास हमने नहीं सुना है। बड़ा रेयर होता है ऐसा आजीवन कारावास हो जाए। लेकिन अब कोई कह दे कि क्यों भाई एमपी एमएलए कोर्ट ने क्यों फैसला सुना दिया। मुझे लगता है कि नेताओं को ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय के निर्णय की हम खूब समीक्षा करें। बीच में नहीं बोलना चाहिए। हर्षप्रीत अभी आपने कहा आप ही सबसे ज्यादा बीच में। अरे आप मेरे टाइम में बोल रहे थे। आर्टिकल 103 के बारे में बता दीजिए, बाईपास क्यों हुआ। इसे अभद्रता कहते हैं। इसको सवाल करना कहते हैं। बाईपास हुआ ये बता दीजिए। हर्षप्रीत एक दूसरे के बीच में नहीं, सब लोग अपनी अपनी बारे में बोल रहे हैं। नहीं कर सकता आप इसकी दुकान खोल के बैठिए हर्षप्रीत। वन बाई वन के मामले में दखल नहीं देता। जवाब है वन बाई वन। बाईपास क्यों हुआ। हर्षप्रीत तर्क दे रहे हैं तो बता दें। आर्टिकल जब आपकी बारी आए तो आप देखिए हर्षप्रीत एक मिनट, अभी आपने ये कहा कि उनको तुरंत प्रोसीजर नहीं शुरू किया। मैंने आबा जी वकील बैठी हाई कोर्ट की हैं, उनसे क्लियर करा दिया। अभी आप बीच में मत बोलिए, उनको कंप्लीट कर दीजिए फिर आप बोलिएगा। मैं सबको मौका देता हूँ। अग्निहोत्री जी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं सबकी बातें। प्लीज हर्षवर्धन संक्षेप में प्लीज। मैं यही बात कह रहा हूं। देखिए नीरज जी, ये हमारी डेमोक्रेसी की ही खूबसूरती है, लोकतंत्र की ही खूबसूरती है। और न्यायालय में भी अलग अलग स्तर बने हैं। तो हम सब जानते हैं, जाने कितने मसले हुए कि नीचे की अदालत ने कुछ फैसला सुनाया, फिर कुछ सुनाया, फिर पलट गया, 3 बार पलटा है। लेकिन इसके लिए हम ये कहें कि वो जज जो बैठा है उसने ये निर्णय क्यों सुनाया, मुझे लगता है ये तो ठीक नहीं है। और हम समीक्षा करें, हमारा लोकतंत्र इसीलिए खूबसूरत है कि न्यायालयों की भी समीक्षा करें। लेकिन हम ये कहें कि ये जज ये वाला फैसला सुनाएगा तो सही है, मुझे लगता है एकदम गलत है। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता। ये विनोद जी तानाशाही थोपने की कोशिश। विनोद जी ये वाला मसला भी थोड़ा मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब ये बार बार ये होता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। राहुल जी अक्सर बोलते हैं ये। अब इधर उद्धव जी उखड़ गए कि इनको बार बार नाम न लिया जाए, ये ठीक नहीं है। तो जो अपेक्षा थी कि एक सारा विपक्ष एक इस मसले पर लामबंद होगा, उसमें से देखिए एक आता तो दूसरा छिटकने लगता है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी घटनाक्रम को। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अब राहुल जी को सावरकर जी का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी अपना स्टैंड कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी बोल चुके हैं। तो अब बार बार उसको बोलने की क्या जरूरत है। और जाहिर है जब आप एक गठबंधन में चल रहे हैं तो आपके जो सहयोगी दल है उनकी भावनाओं का और उनकी सीमाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। जब राहुल गांधी सावरकर में बोलते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी पैदा हो जाती है महाराष्ट्र में, क्योंकि शिंदे उनको चुनौती देते हैं। ये बात अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं समझेंगे तो गठबंधन कैसे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब बीएसपी से गठबंधन किया 1995 से लेकर 3 बार किया,
तो जबकि उस दौर की बीजेपी और बसपा के बीच बिल्कुल 36 का वैचारिक आंकड़ा था, लेकिन भाजपा ने फिर बसपा के किसी भी आराध्य पुरुष के प्रति जो है कोई बात नहीं की। पीडीपी के साथ जब गठबंधन किया जम्मू कश्मीर में, तो उसकी भावनाओं का ध्यान रखा और पीडीपी ने उनका ध्यान रखा। तो गठबंधन में इस तरह की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है एक दूसरे के सहयोगी का। और मुझे लगता है कि शायद इस जो कल खड़गे साहब के डिनर में जो शिवसेना नहीं गई, उसका संज्ञान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने लिया है। और जैसी खबरें आ रही हैं मेरी अपने सूत्रों से भी और मीडिया में भी आई हैं कि शायद राहुल जी अब इस बात के लिए तैयार हो गए कि वो सावरकर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि विपक्षी एकता पर इससे असर पड़ता है और क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी बात कहनी है तो बहुत तरीके कहने हैं कि आप अपना इंदिरा गांधी का नाम ले सकते हैं, मैं उनका बेटा हूं, मैं दृढ़ हूं अपनी बात पर। नेहरू जी का नाम ले सकते हैं और तमाम सारे, सरदार पटेल का नाम ले लीजिए और नेताओं, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता रहे उनका नाम ले लीजिए। क्योंकि बार बार मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में नेहरू ग्रंथि हो गई है, वैसे ही कांग्रेस के नेताओं में सावरकर ग्रंथि हो गई है। चले गए भाई नेहरू जी और सावरकर, अब काहे के लिए उस पर। और फिर जब सावरकर को लेकर इंदिरा गांधी ने एक बाकायदा चिट्ठी लिखी और कहा कि वो भारत माता के सपूत थे और डाक टिकट जारी हुआ, तो एक स्टैंड इंदिरा गांधी का जब था, जो दादी है राहुल जी की और कांग्रेस की सबसे, नेहरू जी के बाद सबसे ज्यादा बड़ी नेता वही है, तो मुझे लगता है कि इस पर मेरी अपनी राय है। ये बात की तो राहुल जी जाने, कांग्रेस पार्टी जाने और वो लोग जाने। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जैसे भी जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अदालत के आदेश की समीक्षा होनी चाहिए। बाकी जो तर्क कांग्रेस पार्टी अब दे रही है वो ऊंची अदालत में दे और उस वहां से रिलीफ लेके आए। असल में मैं बताऊं मुझे क्या है नीरज जी, दरअसल हर पार्टी जो है वो फीडबैक लेती है। बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम में फीडबैक, ये बड़ी घटना है। राहुल गांधी का को सजा होना और सजा के बाद उनकी सदस्यता जाना, मकान खाली करवाना, ये राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम है। ये लगभग वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी पार्लियामेंट से, जब वो चिकमंगलुरु से जीत के आई थी 1978 में। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसका फीडबैक ले रही है अपने तरीके से, इसीलिए वो उसको ओबीसी बनाम राहुल गांधी करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी भी फीडबैक ले रही होगी वो कि इसका क्या असर पड़ रहा है। तो कांग्रेस को अगर बड़ा सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है कि नहीं इसका जनता में सहानुभूति हो रही है राहुल जी के प्रति और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और हर तरह, तो चाहेगी इस मामले को लंबा खींचे। भाजपा भी फीडबैक ले रही है तो वो रणनीति उस हिसाब से बनाएगी कि ओबीसी बनाम राहुल गांधी कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो उसको गर्म करेगी, नहीं चलेगा तो कुछ और रास्ता निकालेगी। तो इस घटना के दोनों पक्ष, मतलब कांग्रेस अपने हिसाब से, बीजेपी अपने हिसाब से तो बड़ी फीडबैक लेकर विनोद जी रणनीति बना रहे हैं। और ये भी कांग्रेस पार्टी की रणनीति ही है कि कैसे इस मामले को ज्यादा लंबा खींचा जाए। तो उसमें देर से अपील करना भी शामिल है। बाकी आभा जी बेहतर बता सकती हैं कि एक अपील करने में कितना समय लगता है और कितना उसमें तैयारी करनी पड़ती है। हम लोग, मैं तो बिल्कुल कानून के मामले में गैर जानकार व्यक्ति हूँ, राजनीतिक मामलों का पत्रकार हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अर्शप्रीत भी वकील है और आभा जी यहाँ बैठी हुई है। हाँ सर, अरे सर मुझको भी नहीं पता सर, मैं तो एकदम मतलब लीगली इलिटरेट हूँ, मुझे क्या कानून की थोड़ी जानकारी, हम लोग सब वैसे ही है। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से लौट के आके फिर से चर्चा कंटिन्यू करते हैं और फिर इस बात को रखेंगे जो कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी है विपक्ष की। जो बात अभी जहाँ पे विनोद जी ने छोड़ी ना, असली सवाल यही है। अभी वो कानूनी पेचीदगी वाला मामला तो ये लोग अदालत में सेटल करेंगे। दोनों दल जो भी इन्होंने कहा कि अपने अपने फीडबैक पे काम कर रहे थे, क्या स्ट्रेटजी